बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमीर चौधरी एडवोकेट। लास्टली मेरी बात आप लोगों से चल रही थी चेक के मुतल्लिक़ कि चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो उस पर जो एग्रीड आदमी है उसे क्या क्या दादरसी हासिल होती है। जैसे ऑर्डर 37 का दावा वो कर सकता है, इसी तरह से 499 नवा ये जो 489F की वो FIR जो है वो दर्ज करवा सकता है। अब इसके साथ साथ दो तीन और बातें अहम हैं कि बाज़ लोग जब चेक देते हैं तो चेक देते हुए कि एक आदमी फ़र्ज करें कोकाड़ा का रहने वाला है, दूसरा लाहौर का रहने वाला है, तो यहाँ पे चेक जो है वो बैठ के कहीं दीगर तीसरे किसी शहर में दिया गया, फ़र्ज करें कसूर में दिया गया। अब ये तीन मुख्तलिफ जगह हैं, तीन मुख्तलिफ जगहों पे ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, उकाड़ा, लाहौर और उसके बाद कसूर। रहने वाले दोनों हैं उकाड़ा और लाहौर के, और वाक़या पेश है कसूर में। अब दावा कहाँ दायर किया जा सकता है और FIR कहाँ पे लॉन्च की जा सकती है, तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँगा कि जी आप तीनों जगहों पे आप दावा भी कर सकते हैं और तीनों जगहों पे आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका चेक आपको अगर चेक किसी आदमी ने दिया और आपका अकाउंट उकाड़ा में है और वो कहीं और का रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर का रहने वाला है, तो आप अपने अकाउंट में भी अब उस चेक को डिपॉजिट करवा के तो आप उसे डिसऑनर करवाने के बाद FIR लॉन्च करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करूं कि गारंटी चेक क्या होता है। हम लोगों में ये बात बड़ी यूजुअल प्रैक्टिस में रहती है कि हम हर केस में अदालत में जब भी कोई केस आर्ग्यू करते हैं तो हम ये कहते हैं जी ये गारंटी के चेक है, जी ये गारंटी चेक है। तो वहाँ पे ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ने इस पे अपना व्यूज़ ज़रूर दिए हैं कि अगर कोई चेक जो है उस पर गारंटी चेक नहीं लिखा गया तो वो गारंटी चेक नहीं होगा, अगर लिखा गया तो गारंटी चेक होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ी हम्बल मेरे व्यू से मैं डिफ़र करूँगा कि ऐसा नहीं है। देखिए, अगर चेक के ऊपर कोई भी एंडोर्समेंट इस तरह की कर दी जाती है तो वो चेक की वैलिडिटी उस तरह से कायम दायम नहीं रहती जिस तरह से चेक की वैलिडिटी होती है। इनफैक्ट गारंटी चेक जो है वो अगर कोई थर्ड पर्सन किसी और की लायबिलिटी को अपने ऊपर मानते हुए चेक दे तो वो गारंटी चेक होगा। बिटवीन टू पार्टीज जो है अगर कोई चेक दिया जाए कि मेरा किसी भी तरह से किसी के साथ लेन देन है तो उस सूरत में उसको मैं चेक देता हूँ तो वो किसी तरह से गारंटी में फॉल नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत ये बात गलतुलाम है कि जी मैंने तो इसे जी फलां चीज़ ली थी तो उसकी गारंटी के तौर पर मैंने ये चेक दिया था। क्यों भाई, आपने गारंटी के तौर पर चेक नहीं दिया था, आपने अपने ऊपर एक लायबिलिटी ली थी और उस लायबिलिटी को और उस एब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए आपने चेक दिया था। इसलिए जब भी कभी केस आर्ग्यू हो इस हवाले से कि ये गारंटी चेक है तो उसमें आपके पास बड़ा शानदार एक तरीक़ाकार है कि आप अल्टीमेटली किस कानून को फॉलो करेंगे। वो कानून कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से निकलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसमें कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करेंगे तो उसमें कोई भी थर्ड पर्सन जब किसी बात की श्योरिटी देता है उसे गारंटी कहा जाता है, इंश्योर करता है कि जी इसके ज़िम्मे पे जो बात आएगी वो मैं अदा करूँगा। इसलिए ये जो गारंटी का कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से नहीं है जैसे आम फहम ज़ुबान में हम लोग आजकल हर केस में लिख देते हैं कि ये गारंटी चेक है। फर्दर मैं एक बात डिस्कस करके फिर इसको कंक्लूड करता हूँ। यूजुअली ये होता है कि अदालतों में जब दावाजात होते हैं चेक की बुनियाद पे तो कहा यह जाता है कि चेक क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 118 जो है उसके तहत इसको उसके जो रूल्स ऑफ एविडेंस दिए गए हैं उसके तहत इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। तो इसको रिवर्ट करने के लिए बड़ी ठोस शहादत दरकार होती है। मैं मानता हूं कि कानून को अगर स्ट्रिक्टो सेंसो देखा जाए तो ऐसा ही है, लेकिन हर केस के हालात वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर एक बात ऐड करूँगा कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ऑर्डर 37 का दावा आता है तो एक तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप एक डिक्लेरेशन एक इस्तक़रार हक़ के केस में उस चेक के मुतल्लिक़ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका मौक़िफ़ है, उसकी बुनियाद पर आप एक सूट फाइल करें, एक दावा दायर करें। उस दावे में अपने तमाम मारूज़ात बयान करें कि ये चेक दूसरे आदमी के पास कैसे गया और इस चेक के ये बिला बदले है या ये खुदा न खास्ता आपका चोरी हो गया था या कोई दीगर मामले में आपने दिया था। तो
وہ اگر آپ دعویٰ دائر کر دیں گے تو اس میں آپ کے لیے بڑی ساری آسانیاں ہو جائیں گی کہ آرڈر 37 کا دعویٰ اور جو آپ نے دعویٰ استقرار حق وغیرہ کیا ہے، تو وہ دونوں دعویٰ جات جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو جائیں گے. تو کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد پھر عدالت دونوں کو پیرالل رکھتے ہوئے اسے جیکسٹا پوزیشن میں دونوں کی شہادت کو پیمانے پہ پرکھے گی. اور اگر آپ ٹھوس شہادت دے دیتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ جو دعویٰ جو آرڈر 37 کا وہ خارج ہو سکتا ہوتا ہے اس صورتحال میں. اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور جو شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی سوٹ فائل کرے آدمی کو دعویٰ دائر کرتا ہے آرڈر 37 کا چیک کی بنیاد پہ یا FIR درج کرواتا ہے، تو جو وکیل صاحب کیس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفینس کی طرف سے، انہیں یہ ضرور چاہیے کہ اس آدمی کے جو مدعی ہے اس کے سورس آف مینس کے متعلق ضرور کوشچنز کریں. وہ ان کے جو ریلیشن شپ جو ہے وہ جو سے وہ تعلق داری کی بنیاد پہ کہتے ہیں چیک دے دیا گیا اس کو ضرور ڈسکس کریں. اس کے علاوہ چیک کے دینے کی وجوہات جو ہیں اور چیک دیے جانے کے بعد اور دیے جانے کے وقت ان کے درمیان کوئی ایسا اقرار نامہ یا کوئی تحریر ہوئی تھی اسے ضرور دیکھا جائے. تو یہ کوئی تھوڑی بہت میری اس ٹاپک پہ ڈسکشن تھی. باقی میں اب انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے رابطے میں رہوں. آپ کے ذہن میں کوئی جو بھی کوشچن ہو مجھے ضرور میسج ڈسکس کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.